नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को कवर किया था बिजनेस स्टैंडर्ड ने और ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगा। जलवायु अनुकूल बीजों की किस्में जारी की गई हैं। धान की 9 और गन्ना तिलहन की साथ बागवानी की 40 किस्में शामिल की गई हैं। यहाँ पे सभी किस्में पोषण युक्त हैं, जिन्हें जलवायु के अनुकूल विकसित किया गया है। देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने की पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी की। इनमें धान की 9, गन्ना तिलहन की साथ बागवानी की 40 किस्में शामिल हैं। सभी किस्में पोषण युक्त हैं। इनमें जलवायु एवं क्षेत्र के अनुकूलन विकसित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR में इन पर लंबे समय से काम किया जा रहा था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों एवं वैज्ञानिकों से प्राकृतिक खेती की जरूरतों, लाभों और जैविक खाद्यान्नों की बढ़ती मांगों पर विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रत्येक महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के लाभ के बारे में किसानों को बताया जाना चाहिए, ताकि खेती की लागत में कमी आ सके। सरकार का जोर विज्ञान को खेतों तक पहुंचाने पर है। प्रधानमंत्री ने राजधानी के ICAR परिसर के खेतों में जाकर नई किस्मों को जारी किया। आप ये देख सकते हैं पिक्चर। इसकी जरूरत पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि में मूल्य संवर्धन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध के निष्कर्षों को खेतों तक पहुँचाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्नत बीजों से खेती करने पर किसानों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि खेती की लागत कम होगी, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति किसानों को बढ़ते विश्वास के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि लोगों को पोषण युक्त अनाज होने के चलते जैविक खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। इससे मांग में वृद्धि हो रही है। मोटे अनाज की ओर झुकाव इसका उदाहरण है। केंद्र सरकार का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण धरती गर्म हो रही है। ऐसे में हमें वैसे बीज की जरूरत है जो जलवायु के अनुकूल हों, अधिक पैदावार दे सकें, जिसकी खेती में कीटनाशकों का प्रयोग कम हो। नई किस्मों को वैज्ञानिकों ने काफी अनुसंधान के बाद जलवायु और मिट्टी के अनुकूल तैयार किया है। इनमें धान की ऐसी किस्में भी है जिसकी खेती में 20% तक कम पानी लगेगा। 20% तक कीटों का प्रकोप भी कम होगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 1 में आएगी। तुंगभद्रा डैम गेट स्वेप्ट अवे इन कर्नाटक, फ्लड वार्निंग इशू। तुंगभद्रा नदी का नाम 2 धाराओं से लिया गया है। पहला है तुंगा, जो लगभग 147 किलोमीटर लंबी है, और भद्रा, जो लगभग 178 किलोमीटर लंबी है, जो वेस्टर्न घाट से निकलती है। शिवमोगा के पास 2 धाराओं, शिवमोगा कर्नाटक का प्लेस है, कर्नाटक का स्थान है। भाव के बाद नदी लगभग 531 किलोमीटर तक बहती है। जब तक यह आंध्र प्रदेश के संगमलेश्वर में कृष्णा नदी में नहीं मिल जाती। यह कर्नाटक में 382 किलोमीटर तक बहती है। 58 किलोमीटर तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बाउंड्री बनाती है और पुनः आंध्र प्रदेश में अगले 91 किलोमीटर तक बहती है। तो इससे जुड़ी हुई ज्योग्राफी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था और ये पेज नंबर 4 पर आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई न्यूज है। गोटी पुआ डांस के बारे में है। गोटी पुआ नृत्य एक सदियों पुरानी परंपरा है, जिसका जन्म धर्म और आध्यात्मिकता से हुआ है, न कि किसी रस्म या सामाजिक आधार से। गोटी पुआ, जिसका अर्थ है एक लड़का, जिसमें बच्चों को गायन, डांस, योग और कलाबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे लड़कियों की तरह कपड़े पहनते हैं और मंदिर के त्योहारों, सामाजिक समारोहों, धार्मिक समारोहों में परफॉर्म करते हैं। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ गोटी पुआ क्लासिकल ओडिसी डांस शैली के अग्रदूत के रूप में मनाया जाता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 18 पर और स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पर्सिड उल्का बौछार से जुड़ी हुई न्यूज है। इस वर्ष पर्सिड उल्का बौछार जुलाई के आसपास शुरू हुई और अगस्त के अंत तक चलेगी, लेकिन उनकी चरम गतिविधि अभी चल रही है 11 से 13 अगस्त के बीच। उल्का बौछार वर्ष के एक विशेष समय में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर उल्काओं की बारिश होती है। पर्सिड उल्काएं स्विफ्टल टटल धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे हैं, जो एक अंडाकार सूर्य की परिक्रमा करता है, जिसे एक बार पूरा करने में 133 साल लगते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने पथ को काटते हुए मलबे के बादल से गुजरती है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण मलबे को अपनी ओर खींचता है, जिससे उल्का बौछारें होती हैं। इस बौछार अपने आप में पृथ्वी के लिए खतरा नहीं है। अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में जल जाती हैं। कुछ जो हवा के माध्यम से अधिक स्पर्श रेखी रूट लेते हैं, वे छोटे छोटे आग के गोले पैदा करते हैं।
अपने चरम के दौरान बौछार प्रति घंटे 60 से अधिक उल्काएं पैदा कर सकती हैं। इस न्यूज पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में भी, परसिड उल्का बौछार से जुड़ी हुए क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है ये, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर। ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नानकाई गर्त मेगा भूकंप का खतरा बढ़ा है जापान में। गुरुवार 8 अगस्त को दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद देश के मौसम विभाग ने पहली बार मेगा क्विक एडवाइजरी यानी महाभूकंप की सलाह जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि नानकाई गर्त पर तेज झटकों और बड़ी सुनामियों की संभावना सामान्य से अधिक है, जो एक सबडक्शन जोन है। इसमें ऐसा क्षेत्र जहां टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं और भारी प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है। आप जानते हैं नानकाई गर्त एक पानी के नीचे सबडक्शन जोन होता है, लगभग 900 किलोमीटर लंबा है, जहां यूरेशियन प्लेट फिलीपीन सी प्लेट से टकराती है, जिससे बाद वाला नीचे और पृथ्वी के मेंटल में चला जाता है। इससे टेक्टोनिक तनाव इकट्ठा होता है जो महाभूकंप का कारण बन सकता है, और 8 से तीव्रता वाला भूकंप यहाँ पे आता है। आप समझ सकते हैं कि 8 से तीव्रता वाला भूकंप आने के बाद स्थिति क्या हो सकती है। सब कुछ तहस नहस हो जाता है। वर्ष 2023 के अध्ययन के अनुसार गर्त ने लगभग हर 100 से लेकर 150 वर्ष में बड़े भूकंप पैदा किए हैं। नानकाई मेगा थ्रस्ट भूकंप की लगातार घटना की उच्च संभावना यहाँ बनी हुई है। तो इस न्यूज पर आप लोग अपनी नजर बनाए रखिएगा। हो सकता है यूपीएससी मेंस में भी पूछे और प्रीलिम्स परीक्षा 2025 में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते पहुंची। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 10 अगस्त 2024 को फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर लेस्ते पहुंची हैं। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इस देश की पहली यात्रा है। ऑस्ट्रेलिया से 550 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह मलय द्वीप समूह का सबसे छोटा और सबसे पूर्वी द्वीप है। तिमोर लेस्ते की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडोनेशिया है। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी लोकेशन से जुड़ी हुई किन किन देशों से ये सीमा साझा करता है। तो इस न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी दिल्ली है। यह एशिया में एकमात्र पुर्तगाली भाषी स्वतंत्र राष्ट्र है। उत्तर और दक्षिण तट पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित होता है और इसका हाईएस्ट पॉइंट है रमेलाऊ, जिसकी ऊंचाई 2972 मीटर है। सागौन के पेड़, चंदन के पेड़, नारियल और नीलगिरी की प्रचुरता वाली वनस्पति यहाँ पाई जाती है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। ये एक्सरसाइज उदरा शक्ति 2024 के सफल समापन के बाद भारतीय वायुसेना का दल भारत लौटा। होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में एक्सरसाइज मित्र सैन्य अभ्यास किन किन देशों के द्वारा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन आगे भी पूछे। एक्सरसाइज से जुड़े हुए न्यूज पर अपनी नजर बनाए रखिएगा आप लोग। इसके डिटेल में बात करते हैं तो मलेशिया में एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 में सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद भारतीय वायुसेना की टुकड़ी 10 अगस्त 2024 को भारत लौट आई। संयुक्त वायु अभ्यास रॉयल मलेशियाई वायुसेना के सहयोग से 5 से लेकर 9 अगस्त 2024 तक कुआंतन मलेशिया में आयोजित किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के साथ भाग लिया। यहाँ पे परिचालन दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों एयरफोर्स के तकनीकी विशेषज्ञों ने अपने रखरखाव प्रथाओं का आदान प्रदान किया इस अभ्यास में। साथियों, HOD के अंक को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।